एक आदमी हमारे दरवाजे पर बाल्टी लेकर आया। उसे 7 सेंटीमीटर चावल उधार चाहिए थे। मेरे ताऊजी ने उसे कोसा, उसे मनहूस कहा और वहां से भगा दिया। मेरी दादी ने वो 7 सेंटीमीटर चावल गिने और उसके पीछे भागी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। वो कहीं नहीं मिली, ना जिंदा और ना ही मुर्दा। मेरे ताऊजी दहाड़ मारकर रोने लगे, कहने लगे कि किसी कुलक्षणी औरत ने मेरी दादी की जान ले ली है। उन्होंने शांति काकी के आगे हाथ जोड़े कि वो लाश ढूंढने में मदद करें। सब कहते थे कि शांति काकी का दोनों जहानों से नाता है, वो भूत प्रेतों से बात कर सकती हैं। उनकी सबसे बड़ी काबिलियत लोगों को ढूंढ निकालना था, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। शांति काकी ने दादी का वही सिर पर बांधने वाला अंगोछा लिया, कुछ बुदबुदाई और फिर चिल्लाई, जल्दी करो। वो कपड़ा हवा में लहराया और चावल के मटके पर जा गिरा। तभी मुझे समझ आ गया कि उस कुलक्षणी औरत ने मेरी मां को मार दिया था। ताऊजी भावनाओं में बह गए और चावल के मटके पर सिर रखकर रोने लगे। मेरी सोच अभी भी वही थी, पर मुझे हमेशा लगा कि जिस तरह से वो ताऊजी को देख रही थी उसमें कुछ अजीब था। चावल उधार लेना जान उधार लेने जैसा है। आपने कहा था कि आपकी मां हाथों में 7 सेंटीमीटर चावल लेकर उसके पीछे भागी थी। ताऊजी ने सिर हिलाया, उनकी आंखें लाल थी। छोटू भी वहीं था, उसने सब देखा था। शांति काकी ने दरवाजे के पीछे छिपे मेरी तरफ देखा। छोटू, वो आदमी कैसा दिखता था? सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं इतना घबरा गया कि मैंने थूक निकल लिया। मैं दरवाजे पर कंचे खेल रहा था और मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मुझे याद है कि वो पूरा भीगा हुआ था और उससे सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही थी। शांति काकी ने लहसुन की एक कली छीली और बुदबुदाई, पानी, सड़ी हुई मछली की बदबू, और फिर गांव की चौपाल की तरफ भागी। सब जानते थे क्यों। शांति काकी गांव के रास्ते पर बने तालाब के पास रुकी। उन्होंने कहा, लाश निकालने के लिए किसी को ढूंढो। वो इसी पानी में है, काई के बीच। हमने शहर से 2 गोताखोर बुलाए हैं, लेकिन वो अंदर जाने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि चंदनगढ़ का ये तालाब वाकई मनहूस है और उनका हुनर काफी नहीं है। उन्होंने कहा है कि शहर जाओ और पानी निकालने वाली मशीन किराए पर लाओ, कर लो जो करना है, पर तुम्हारी मां की आंखें इस तालाब के अंदर फटी की फटी रह गई हैं। अगर वो इस पानी से बाहर नहीं आई तो तुम्हारे परिवार को कभी चैन नसीब नहीं होगा। उस शाम चाचा ने सबको इकट्ठा किया। सबको हालात पता थे। तालाब का रास्ता रोकने और मशीन का किराया देकर लाश निकालने में 2000 रुपयों से ज्यादा खर्च होंगे। ये पैसे तीनों परिवार मिलकर भरेंगे। ताई जी गुस्से में आग बूला थी। ओ बूढ़े पापी, तू मर गया, अभी भी तुझे चैन नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? ताई जी ने कहा। उनकी आंखें लाल थीं। वो हमारी अपनी माँ है, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? कैसा दिल, हम सब ने दुख झेले हैं, सिवाय तुम्हारे और मेरे बड़े भाई के। तुम डर रहे हो तो पैसे भी तुम दोनों ही भरोगे। चाचा ने ताऊजी और ताईजी की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा। काफी बहस के बाद सब कड़वाहट के साथ अलग हो गए। उस रात एक शांत दोपहर के बाद मुझे कमरे में वही सड़ी हुई मछली की बदबू आने लगी। अगले दिन सुबह होने से पहले मैंने अपनी माँ को जगाया। तुम्हारे चाचा मुसीबत में हैं, हमें वहां जाना होगा। माँ, मुझे उस अजनबी आदमी जैसी सड़ी हुई मछली की बदबू आ रही है। तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा, जल्दी उठो उठो, तुम्हारे बड़े ताऊजी मर रहे हैं। शांति काकी ने हम सबको बुलाया है। वो दादी के चावल के मटके में सिर के बल गिर गए हैं। दरार के बीच से मुझे उनकी रूह की एक झलक दिखी। तुम्हारी माँ शायद वापस आना चाहती है। हम कुछ देर के लिए उन्हें सजा देंगे, शरीर को ठीक करेंगे और अंदर लाएंगे। जल्दी करो और लाश को बाहर निकालो। अगर 7 दिनों तक लाश का यही हाल रहा तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। संजू चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं सुबह होते ही मशीन के लिए पैसों का इंतजाम करने जाऊंगा। ताईजी और चाची भी यही करेंगी। हम सब मिलकर ज्यादा मशीनें लाएंगे और दोपहर तक सारा पानी निकाल देंगे, वरना आज रात और भी मौतें होंगी। मैं जाकर तैयारी करता हूँ। और इस तरह दादी के लापता होने के 5वें दिन वो मशीन की दरार के पास गहराई में दिखाई दी। दादी तालाब के बीचों बीच खड़ी थी। लाश निकालने वाले अगरबत्ती जलाने और रस्म निभाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस खारी मिट्टी के असर से अगरबत्ती का कोई फायदा नहीं हो रहा था। शांति काकी तालाब के किनारे खड़ी थी। उनके चेहरे के हाव भाव सख्त होते जा रहे थे। छोटू, उन्होंने पूछा, क्या तुमने वाकई उस कुलक्षणी औरत को देखा था? मैं हिचकिचाया, फिर जोर से सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे देखा था। उसके पास एक बाल्टी थी। बाल्टी में क्या था? घोंघे, मैंने अचानक कहा, फिर चौंक कर रुक गया। मुझे कैसे पता चला कि उसमें घोंघे थे? शांति काकी ने आगे कुछ नहीं पूछा। जब दादी की लाश किनारे लाई गई तो मैंने उत्सुकता से उनके पैरों की तरफ देखा, पर वहां कोई कील नहीं थी। शांति काकी ने ऐसा क्यों कहा था कि दादी को छत पर कीलों से ठोक दिया गया है? शांति काकी के कहने पर सबने दादी और ताऊजी के ताबूत आंगन में अगल बगल रख दिए। काकी के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने एक चूहा, 2 खरगोश, 3 मुर्गे और 4 काले कुत्ते पकड़े। सबका खून निकाला गया और काकी ने उस मिले जुले खून को दादी के ताबूत के बाहर लगा दिया। शांति काकी मंत्र बुदबुदाने लगी। 1 चूहा, 2 खरगोश, 3 मुर्गे बोले, 4 कुत्ते भौंके। फिर उन्होंने बड़े भाई से ताबूत पर चावल छिड़कने को कहा। गांव वाले कह रहे थे कि चावल ताऊजी की जान की शक्ति थी और दादी के भूत ने उनकी जान उधार ले ली थी। हो गया, आज रात खेतों में जाकर बड़े बेटे को अपनी माँ के बगल में दफना देना। शांति काकी पसीने से तरबतर थी, जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर लगाया हो। शांति काकी, मेरे पति की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, हमें आज रात ही खेतों में क्यों जाना होगा? कहीं इसका असर मेरे बेटे के आने वाले बच्चों पर तो नहीं पड़ेगा? चाची थोड़ी असंतुष्ट थी, क्योंकि हमारे इलाके में दफनाने की रस्म हमेशा सुबह मुर्गे के बोलने के बाद होती है। बच्चों की बात तब करेंगे जब वो जिंदा रहेगा। चाचा ने शांति काकी की तरफ देखते हुए गंभीर होकर कहा। शांति काकी, मेरी माँ को क्या हुआ है? क्या आप बता सकती हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है? तुम्हारी माँ के पैरों के तलवों पर बहुत सारे घोंघों के खोल चिपके हैं। ये बाल्टी लेकर चावल मांगने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। हालांकि चाची खुश नहीं थी।
फिर भी उन्होंने दफनाने की तैयारी के लिए शांति काकी की बातों को माना। दादी की मौत बहुत हिंसक थी और वो पागल हो गई थी, और ताऊ जी की मौत चावल के मटके में बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। चाचा ने ताबूत उठाने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए, लेकिन जब काकी का बताया हुआ समय आया तो 8 ताकतवर आदमी भी दादी का ताबूत हिला तक नहीं पाए। शांति काकी जांच करने गईं और देखा कि ताबूत से धीरे धीरे हरा पानी रिस रहा था। पूरे आंगन में सड़ी हुई मछली की तेज बदबू फैल गई। काकी का चेहरा एकदम से बदल गया और वो तेजी से गांव के तालाब की तरफ भागी। रात की ठंडी रोशनी में उन्होंने देखा कि उनकी दादी, जो ताबूत में होनी चाहिए थी, तालाब में आंखें खोले खड़ी थी। शांति काकी वाकई डर गई थी और संभलने से पहले कई कदम पीछे हट गई। वो पागल हो गई है, वो पागल हो गई है। संजू चाचा गुस्से से पागल लग रहे थे। उन्होंने एक गंडासा उठाया और दादी की तरफ बढ़ गए। कहाँ है उसकी माँ? उसने मुझ पर हमला किया था, मैं तुझे काट डालूंगा, देखते हैं तू मुझे कैसे मारती है। शांति काकी चिल्लाती रही। चाचा ने सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। उनकी खून जैसी लाल आंखें नीचे झुक गईं। जब चाचा दादी के पास पहुंचे तो एक अजीब बात हुई। चाचा ने अपना सिर दादी के टखनों तक पानी में डुबो दिया। मेरे भाई को बचाओ, शांति काकी, मदद करो। चाची आसपास के लोगों को चिल्लाकर पुकारने लगी, लेकिन कोई नहीं आया। सब बेबसी से देखते रहे और चाचा तालाब में सिर के बल डूब गए। शांति काकी का चेहरा गंभीर था। सूरज इसे संभाल रहा है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन और हैं, सब सावधान रहना। चाची जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बुदबुदाई। क्या अगली बारी मेरी है? तुम्हारा दूसरा बेटा जिंदा है या मर गया? मैंने पिछली बार बड़े बेटे से पूछा था। उसने कहा था कि उसके दूसरे भाई का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और वो 7 साल पहले घर छोड़कर भाग गया था। मेरी माँ ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने उनके कान में धीरे से कहा, क्या पापा अभी भी जिंदा हैं? मेरी माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन चाची ने पहले ही रोना शुरू कर दिया। मंझला भाई यकीनन मर चुका है, वो 7 साल पहले मर गया था। तुम बकवास कर रही हो, छोटू के पापा मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। उन्होंने पिछले महीने मुझे खत लिखा था। मेरी माँ परेशान होने लगी। मुझे याद नहीं कि मेरे पिता कैसे दिखते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं कि वो पड़ोस के गांव की एक विधवा के साथ भाग गए, और कुछ कहते हैं कि वो जेल में हैं। मुझे अपनी माँ से पिता के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब भी उनका जिक्र होता वो घबरा जाती और चीजें तोड़ने लगती थी। ये कैसी नौबत आ गई है? ये जिंदगी और मौत का मामला है। आप लोग जो जानते हैं सच सच बता दीजिए। ताई जी ने चाची का हाथ जोर से पकड़ रखा था और वो सिर झुकाए खामोश रही। शांति काकी ने आह भरी। किशन ने अपनी जेब से 5 घंटियां निकाली और हमें दी। तुम लोग पहले वापस जाओ, इन घंटियों को हर वक्त अपने पास रखना, कम से कम आज रात ये तुम्हारी रक्षा करेंगी। अगर ये बदकिस्मत औरत वाकई मंझले बेटे की पत्नी है तो यकीनन उसकी मौत अन्याय से हुई होगी। ऊपर से 7 साल से किसी ने उसकी मदद नहीं की। शायद मैं उसके गुस्से को शांत न कर पाऊं। शांति काकी ने मेरी माँ की तरफ दया से देखा। अगर तुमने सच नहीं बताया तो उसकी मौत की 7वीं रात को जब कोई आसपास नहीं होगा तो क्या कोई तुम्हें बचा पाएगा? चाची थोड़ी घबरा गई थी, पर फिर भी अड़ी रही। हमें सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। मंझले भाई का तब अपनी पत्नी से बड़ा झगड़ा हुआ था और उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। कौन जाने वो जिंदा है या मुर्दा, पर मंझले की पत्नी हमेशा कहती है। माँ को फिर गुस्सा आ गया। शांति काकी मेरी माँ की तरफ मुड़ी और पूछा, तुम दोनों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ था? मेरी माँ एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर जवाब दिया, उस दिन बारिश हो रही थी। वो घोंघे इकट्ठा करने के लिए दवाई की बाल्टी ले गई थी, पर मैंने उसे मना किया था। मैंने उसे क्यों मना किया? क्योंकि उस सुबह मैंने चावल ठीक से नहीं पकाए थे। लकड़ियां तो तेज जल रही थीं, पर चावल के दाने पतीले में चिपक गए थे, हिल तक नहीं रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ और छोटा भाई। देखो ये पतीला कितना बड़ा है और चावल सिर्फ 2 सेंटीमीटर मोटे हैं। इतने में पेट कैसे भरेगा? मेरी माँ ने ताईजी की तरफ देखा और कहा, तुम भी अंदर आओ, फूले हुए चावल के दाने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। फिर मेरी माँ ने वाकई ताईजी को अंदर धकेल दिया। खुशकिस्मती से दूसरों ने उन्हें रोक लिया और आंगन में बांध दिया। वो छोटू के पिता थे। मुझे प्याज के साथ भुने हुए घोंघे खाने हैं, ढेर सारी मिर्च के साथ, बहुत स्वाद आएगा। मत जाओ मत जाओ, चावल नहीं पकेंगे, कहीं जाने की जगह नहीं है। माँ बहकी बहकी बातें कर रही थी। मेरा बड़ा भाई ताबूत के सामने बैठकर कागज के पैसे जला रहा था। चाची और चाचा शांति काकी की दी हुई घंटी को छू रहे थे और किसी बारे में बात कर रहे थे। शांति काकी के कहे अनुसार नाश्ते के बाद सबको लाश निकालने के लिए तालाब पर जाना था। ताई जी ने चाची से पतीले में दलिया देखने को कहा, लेकिन तभी चाची की चीख निकल गई। ताई जी ने पतीले में झांक कर देखा और फौरन समझ गई कि माँ किस बारे में बात कर रही थी। पतीले के चावल के दाने बिल्कुल बेजान थे, ठीक वैसे ही जैसे तालाब में खड़ी वो लाश। जल्दी जाओ और शांति काकी को बुलाओ, जल्दी जाओ। पर मेरी मंझली भाभी ने कल रात कहा था कि अगर खाना ठीक से नहीं पका तो बाहर नहीं जा सकते। चाची ने मेरी छोटी बहन को घूरा, फिर प्यार से मेरी तरफ मुड़ी। छोटू, तुम्हारी माँ जो कह रही है सब बकवास है। जाओ और शांति काकी को बुला लाओ। बाद में वो तुम्हें भैया के कमरे की सारी कॉमिक्स दे देंगी। पास ही खड़ी मेरी माँ की तीखी बातें सुनकर भी घबराहट हो रही थी। उनकी हंसी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरी छोटी बहन को शायद कुछ याद आया। उसने एक कटोरा कच्चा दलिया निकाला और माँ की तरफ बढ़ाया। मंझली भाभी, ये दलिया छको। सबकी नजरों के सामने मेरी माँ ने वो दलिया ताऊ जी के ताबूत पर दे मारा। अगले ही पल ताबूत की वो जगह जहाँ दलिया लगा था चटक गई। चाची भी डर गई थी। मैं माँ के पास खड़ा घंटी को कसकर पकड़े हुए था। हालांकि कॉमिक बुक का लालच बहुत था, पर बड़े ताऊ जी और छोटे चाचा की मौत का मुझ पर गहरा असर हुआ था। चाची ने डर और गुस्से में आकर वो घंटी ताबूत पर फेंक मारी। पता नहीं वो किसे मार रही थी, पर अगले ही पल ताबूत से काला धुआं निकलने लगा। भैया का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उन्होंने कुछ बहुत खौफनाक देख लिया हो। काफी देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और होश में आए। सब खामोश होकर छठे चाचा के आने का इंतजार करने लगे,
पर सबसे पहले धूल से लथपथ एक बूढ़ा आदमी आया। चाची ने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, पर वो आदमी बिना रुके बड़े ताऊ जी के ताबूत की तरफ बढ़ा और एक ठंडी आह भरी। आखिर मैं देर से ही पहुंचा। फिर उस आदमी ने पिछले 6 दिनों में मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो सब सुनाया। उसने निडर होकर कहा, तुम गलत हो। पानी में आंखें खोले खड़ी लाशों को निकालने से पहले उनकी नफरत और गुस्से को शांत करना पड़ता है। जब लाशें अपनी आंखें बंद कर लें तभी उन्हें बाहर निकालकर दफन किया जा सकता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो 5 घंटियां तुम लेकर घूम रहे थे वो चीखें पैदा करने के लिए थी। 5 कोनों का घेरा बनते ही तुम पर हमला होता। शुक्र है कि तुमने सिर्फ एक कटोरा लिया। अगर तुम एक रात और उस ताबूत के पास रहते और फिर हमला होता तो तुम्हारी चाची को कोई नहीं बचा पाता। चाची की घंटी ताबूत के बगल में गिरी थी। वो उसे उठाने में हिचकिचा रहे थे, पर अब उन्होंने चैन की सांस ली। मैंने कहा था ना, शांति काकी किसी काम की नहीं है। हमारे घर के लोग या तो मर गए या पागल हो गए। यहां तक कि छोटे चाचा उनके सामने हाथ पांव मार रहे थे, पर वो उन्हें नहीं बचा सकी। फिर चाची ने मुस्कुराते हुए पूछा, महात्मा जी, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी भाभी की त्योरियां चढ़ गईं। चाची, शायद इस आदमी ने हमारे परिवार के बारे में सुना है और हमें ठगने की कोशिश कर रहा है। शांति काकी ज्यादा भरोसेमंद है। मैं वही बूढ़ा हूं जिसे चरण सिंह ने बुलाया था। उसने मेरे चाचा का नाम लिया, पर वो तो मर चुके हैं। मुझे याद आया, उस मरने वाले आदमी ने कहा था कि वो एक और जानकार को बुलाना चाहता है क्योंकि उसे जल्दी मरने का डर था। वो शांति काकी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ओह, मैंने अभी अपने पिता को ताबूत में उठकर बैठते देखा, इसीलिए तुम लोगों ने उसे फाड़ दिया। घंटी हटाने से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पिता अभी तैयार नहीं है। मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, पर तुम्हारी दादी के साथ थोड़ी दिक्कत है। ये मामला बहुत गहरा हो चुका है। उनका गुस्सा शांत करना मुश्किल है। हम सिर्फ इसे दबा सकते हैं। कोई ऐसी चीज तैयार करो जो मरने वाले को बहुत प्यारी थी, ताकि उसका इस्तेमाल करके हम इसे रोक सकें। बूढ़े की बात सुनकर चाची एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर घंटी उसे दे दी। मैं अपनी मां के पास बैठा सोच रहा था कि घंटी उन्हें दूं या नहीं, तभी उन्होंने मेरे हाथ से घंटी झपट ली। जाओ, इस बुरी चीज को कुचल दो। चाची घबरा गई। महाराज, कोई बात नहीं, इसे खत्म करने से सब ठीक हो जाएगा। दिन में कुछ नहीं होगा। आज वैसे भी लाश नहीं निकाली जा सकती। बस देखते रहो कि शांति काकी क्या करती हैं और उनका साथ दो। बस उनकी दी हुई कोई चीज मत लेना। इस मुसीबत के बाद जब सबने शांति काकी को तालाब के पास देखा तो सबको बेचैनी होने लगी। गोताखोर अगरबत्ती जला रहे थे और शांति काकी उदास चेहरे के साथ एक तरफ खड़ी थी। देखने वाले आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि इनके परिवार को उनके कर्मों का फल मिल गया। देखो इन्हें, पहले ये गांव के सबसे गरीब लोग थे। 7 साल से परिवार इस दिन का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, बड़े बेटे का परिवार कोई काम नहीं करता था, फिर भी हर दिन मांस खाते थे। छोटा बेटा तो और भी आलसी था, फिर भी हर वक्त सिगरेट शराब में डूबा रहता था। उन्होंने जरूर कुछ बुरा किया होगा, दूसरों का पैसा मारा होगा। अब या तो वो मर गए हैं या पागल हो गए हैं, इसी के लायक हैं वो। देखने वालों ने बहुत कड़वी बातें कही, पर हमें परवाह नहीं थी। गोताखोरों ने शायद कुछ खतरनाक देख लिया था और वो जल्दी से तालाब से पीछे हट गए। शांति काकी, हम ये काम नहीं कर सकते। माफ करना काकी, आपका चेहरा पीला पड़ गया है। अगर आप ये काम हाथ में लेती हैं तो आपको इसे पूरा करना होगा। ये नियम है, हम नियम नहीं तोड़ रहे। हमने पहले भी खड़ी हुई लाशें निकाली हैं, लेकिन घोंघों से ढकी लाश को हाथ लगाने की हमारी हिम्मत नहीं है। कल दोपहर हमारे पास आखिरी मौका है। अगर कोई गोताखोर तैयार नहीं हुआ तो घर वालों को ही इसे निकालना होगा। चाची और चाचा ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे मान रहे हों कि वो बूढ़ा आदमी वाकई पहले से सब जानता था। मैंने आंखें सिकोड़कर तालाब के बीचों बीच देखा। सड़ी हुई मछली की वो जानी पहचानी बदबू धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रही थी। इतने सारे घोंघे कैसे हो सकते हैं? छोटू, तुमने कहा था ना कि तुमने उसकी बाल्टी में घोंघे देखे थे। क्या तुमने वो देखा? शांति काकी ने मेरी तरफ देखा। उनकी नजरें बहुत नरम थीं, जिससे अनजाने में मेरा डर कम हो गया। नहीं, पर मुझे पता था कि उस बाल्टी में घोंघे थे। क्या तुम्हारी दादी ने चावल के 7 दाने गिने और उसके पीछे भागने लगी? मैंने याद करने की कोशिश की, पर मुझे सिर्फ दादी की वो तस्वीर याद आई जब वो हाथ में चावल लेकर उसके पीछे भाग रही थी। ये सब एक बड़ी मुसीबत है। तुम्हारा परिवार फिर से बर्बादी की कगार पर है। छोटू, आज रात तुम्हें अपनी मां की हिफाजत करनी होगी। अगर कोई तुम्हें पुकारे तो जवाब मत देना, और ध्यान रखना कि घंटी बजना कभी बंद ना हो। मैं शांति काकी को बताना चाहता था कि मेरी घंटी टूट चुकी है, पर चाची मुझे लगातार घंटी बजाने का हुक्म देती रही। देर रात तक मैं घंटी बजाता रहा, जब हवा में सड़ी हुई मछली की तेज बदबू फैल गई। अचानक हुए एक झटके ने मेरी नींद उड़ा दी और उसके फौरन बाद एक चीख सुनाई दी। चाची का हाथ कांप रहा था। उन्होंने ताईजी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, भाभी, भूत। मेरी मां भी वहां थी। वो ताईजी को देखकर हंस रही थी। मेज पर भुने हुए घोंघे रखे हैं। हा हा हा, छोटू, जाओ और खा लो। मैं खड़ा हुआ और आखिरकार देखा कि ताईजी का चेहरा घोंघों की छटनी से सना हुआ था। ये बोरोज राइस का अगला भाग अभी बन रहा है। जो लोग इस कहानी को पहले पढ़ना चाहते हैं, अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपको क्या लगता है, दादी की मौत के पीछे असली हाथ किसका था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिल दहला देने वाली सच्ची और काल्पनिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।